नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वह प्रख्यात कहानीकार मराठी लेखिका चित्रा मुद्गल द्वारा लिखी हुई है। कहानी में मजदूर वर्ग की एक महिला की विवशता एवं वेदना का बहुत ही मार्मिक ढंग से चित्रण किया गया है। तो आइए सुनते हैं। आहट सुन लक्ष्मा ने सूप से गर्दन ऊपर उठाई। सावित्री अक्का झोंपड़ी के किवाड़ों से लगी भीतर झांकती दिखी। सूप फटकारना छोड़कर वह उठ खड़ी हुई। अंदर को आ अक्का। उसने साग्रह सावित्री को भीतर बुलाया। फिर झोंपड़ी के एक कोने से टिकी झिरझिरी चटाई कनस्तर के करीब बिछाते हुए उस पर बैठने का आग्रह करती स्वयं सूप के निकट पसर गई। सावित्री ने सूप में पड़ी ज्वार को अंजुरी में भरकर गौर से देखा। राशन से लिया? कारट किधर मेरा? नहीं। सावित्री को विश्वास नहीं हुआ। नहीं, अब भी बना ले। मुश्किल नापन। कैसा? अरे तरमपरेरी बनता ना। अपना मुकादम है ना परमेश्वरन, उसका पास जाना। कागज पर नाम वाम लिख के देने को होता। पिच्चू झोपड़ी तेरा किसका? गणेशी का ना। उसको बोलना कि वो पन तेरे को कागज पे लिख के देने का कि तू उसका भड़ोतरी। ताबड़तोड़ बनेगा तेरा कारण। उसने पास ही चीकट गुदड़ी पर पड़े कुनमुनाए छोटू को हाथ लंबा कर थपकी देते हुए गहरा निश्वास भरा। जाएगी? जाएगी नहीं, कलीच जाना। सावित्री ने सयानों सी ताकीद की। फिर सूप में पड़ी गुलाबी ज्वार की ओर संकेत कर बोली, ये 2-20 किलो खरीदा ना, कारट पे 1.60 मिलता। छोटू फिर कुनमुनाया, पर अब की थपके आने के बावजूद चौंक कर रोने लगा। उसने गोद में लेकर स्तन उसके मुंह में दे दिया। कुछ क्षण चुकरने के बाद बच्चा स्तन छोड़ बिरझाया सा चीखने लगा। क्या होना, आताच नहीं? उसने असहाय दृष्टि सावित्री पर डाली। कांची दे। बोइच देती पन मैं भेजती एक बाटी तांदुल। सावित्री उसका आशय समझ उठ खड़ी हुई। तेरा बड़ा किधर और मझला किस्तु? खेलते होंगे किधर? उसने मनोहार पूर्वक सावित्री की बाहें पकड़कर बिठाते हुए कहा। थोड़ा देर और बैठ अक्का, मैं इसको भाकरी देती। कुछ सोचती सी सावित्री बैठ गई। वह उठकर ज्वार की रोटी एक सूखा टुकड़ा ले आई और छोटू के मुंह में मीस मीस कर डालने लगी। छोटू मजे से मुंह चलाने लगा। कॉलोनी गई होती? सावित्री ने पूछा तो प्रत्युत्तर में लक्ष्मा का चेहरा उतर आया। दरवाजा किधर खोलते फिलाट वाले? एक दो ने खोला तो पिच्छू पूछी मैं के भांडी कटवा के वास्ते बाई मंगता, तो बोलने को लगे कि किधर रहती, किधर से आई। तेरा पहचानने वाला कोई बाई आजू बाजू में काम करती क्या? करती तो उसको साथ लेके आना। हम तुमको पहचानते नहीं, कैसा रखेगा? और पूछा, ये गोदी का बच्चा किसके पास रखेगी जब तू काम को आएगी? मैं बोली, बाकी दोनों बच्चा, पर मेरा छोटा छोटा संभालने को घर में कोई नहीं, साथेच रखेगी। तो दरवाजा वो मेरा मुंहपेच बंद कर दिए। लक्ष्मा का गला भर्रा आया। सुबर कर, काम मिलेगा, किधर न किधर मिलेगा। मैं पता लगाती, कोई अपना पहचान वाली बाई मिलेगी तो पूछेगी उसको। ये फिलाट वाले चोरी बोरी से बहुत डरते। कॉलोनी में काम करती क्या वो? सावित्री ने कंधे थपका उसे ढांढस बंधाया। उसका चेहरा घुमाकर आंसू पहुंचे। अपना उदाहरण देकर भर आए मन से हिम्मत बंधाने लगी कि तनिक सोचे, उसके तो फिर 3-3 औलादें हैं। वो अकेली किसका मुंह देखकर जिंदा रहे? मुल्क में समुद्र तट पर बसे उसके पूरे कुटुंब को अचानक एक दोपहर उन्मादी तूफान लील गया था और घर में दिया जलाने वाला भी कोई नहीं बचा। मैं मरी क्या सबके साथ? देख, अपना दुख तसल्ली नहीं देता, दूसरों का दुख जरूर साहस पिरो देता है। यह सोचकर सावित्री ने अपनी पीड़ा की गांठ खुरच दी। लक्ष्मा ने बेहल होकर अक्का की हथेली भींच ली। कल मेरा दुकान पर आना, सेठ बहुत हरामी है, पन में हाथ पांव जोड़ेगी तेरे को रखने के वास्ते। और हाँ, बड़े को ताबड़तोड़ भेजना तांदुल के वास्ते। उसने स्वीकृति में सिर हिला दिया। सावित्री झोंपड़े से बाहर आई तो लक्ष्मा की दयनीय स्थिति से मन चिंतित हो आया। मजे से गृहस्थी कट रही थी। ऐसी पनवती लगी कि सब उजड़ गया। मर्द मिस्त्री था, 30 रुपया दिहाड़ी लेता।
एक सुबह 25 माले ऊंची इमारत में काम करना शुरू किया ही था कि बंधे बांसों के सहारे फल्ली पर टिके पांव बालकनी पर पलस्तर चढ़ाते फिसल गए। 15वें माले से जो पके कटहल सा चूआ तो आह भी नहीं कर पाया गुंडप्पा। सेठ खड़ूस था, साबित कर दिया कि मिस्त्री बाटली चढ़ाए हुए था। अलबत्ता रात को जरूर वह बोतल चढ़ा के सोया था, पर सुबह एकदम होश में काम पर गया। मुंह से दारू की बास नहीं गई तो और बात। 1000 रुपया लक्ष्मा को टिका के टरका दिया हरामी ने। सबने बोला ठेकेदार सेठ को, मगर उसने लक्ष्मा को काम पर नहीं रखा। बोला इसका तो पेट फूला है, बैठ के मजूरी लेगी। बैठ के मजूरी देने को उसके पास पैसा नहीं। मिस्त्री मरा तो वह पेट से थी, 7वां महीना चढ़ा हुआ था। बुरा वक्त, एक काम 10 मजूर। काम मिले भी तो कैसे? ऊपर से मुसीबत का रोना, एक से एक बेईमान ओढ़कर निकलते। किसी के पास कोई असली जरूरतमंद पहुंचे भी तो कोई विश्वास कैसे करे? छोटे को कमर पर लादे लक्ष्मा बनिए की दुकान के सामने जा खड़ी हुई। सावित्री की नजर उस पर पड़ी तो वह काम से हाथ खींचे बनिए के पास पहुंची और लक्ष्मा की मुसीबतों का रोना रोकर उस पर दया की सिफारिश करने लगी। लेकिन बनिए के डपटने पर कि जाओ जाकर अपना काम देखो, वह विवश सी एक बड़े से झारे से अनाज चालने बैठ गई। उसकी बगल में चादर नुमा टाट पर पंजाबी गेहूं की ढेरियां लगी हुई थीं। पहले सेठ से उसके मेहनताने का करार गोनी पीछे 2 रुपया था। फिर सेठ को लगा कि इस सौदे में उसका नुकसान यूं है कि नौकर गोनियां जल्दी जल्दी निपटाने की मंशा से बीनने चुनने में मक्कारी बरतते और उसके फ्लैट वाले ग्राहक अनाज में कंकड़ पत्थर निकलने पर उससे प्रायः झिक पर उतर आते कि उनकी दुकान पर जिस मुताबिक दाम लिए जाते हैं सामान उतना साफ सुथरा नहीं मिलता। सेठ ने फिर दिन के हिसाब से मजूरी तय कर दी। अब स्थिति बेहतर है। दोनों नौकरानियां और नौकर मन लगा के काम कर रहे हैं। सेठ ने ग्राहकों से फुर्सत पाई तो लक्ष्मा की ओर मुखातिब हुआ। उससे पूछा कि वह पहले कहाँ काम करती थी। उसके बताने पर कि जब मिस्त्री पति जिंदा था तब भी उसके साथ बेगारी करती थी, ईंट गारे के तसले ढोती थी और पिछले 1.5 साल से वह बाकायदा किसी काम पर नहीं है। सेठ ने उसे संदिग्ध नजरों से देखा और एक भौं टेढ़ी का सवाल किया कि क्या उसके यही एक बच्चा है जो गोदी में है। लक्ष्मा ने यह बताने पर कि उसके अलावा उसके 2 बच्चे और हैं। सेठ ने उन बच्चों की उम्र जाननी चाहिए। उसने बेझिझक बता दिया कि बड़ा वाला 6 का है और मझला 4 का। सेठ ने छूटते ही उसे टका सा जवाब दिया, कैया रखेगा तो मेरा को, बड़ा बच्चा वाली औरत को पड़वड़ता नहीं। पीछे एक बच्चे वाली औरत को रखा होता उसने इतना घोटाला किया कि क्या बोलूं। वो काम पर बैठती नहीं कि उसका एक न एक बच्चा मिलने को आताच रहता। पता नहीं कैसा होशियारी से वो 2-2, 4-4 किलो अनाज गायब करती थी कि मेरा मगज फिर जाता। पूछने पर शेंडी लगाती, सेठ कचरा बहुत निकला। फिर थोड़ा उठकर अर्थपूर्ण ढंग से उसके चेहरे को टटोलते हुए बेशर्मी से मुस्कराया और बोला, काम पर रखने को सकतापन, गारंटी के वास्ते कोई दागिना बीगिना डिपॉजिट रखो। कारण के गोनी पीछे 1-1.5 किलो कचरा निकलता है, उससे जास्ती कचरा निकलेगा तो डिपॉजिट में से कीमत कट जाएगा। मंजूर तो बोलो। क्या बोले? टेंट में दागिना होता तो आज उसकी दुकान पर उससे मजूरी मांगने आती। छैनी हथौड़ी ना खरीद लेती और गली गली हाँक लगाती घूमती कि टांकी लगवा लो टांकी। कोई नहीं जानता कि छैनी हथौड़ी हाथ में आते ही सिलवट्टे पर उसके हाथ किस मुस्तैदी से थिरकने लगते हैं। छोटू कमरे पे लदा उसकी पकड़ से नीचे खिसकता महसूस हुआ। संभली और मुड़कर बिना सावित्री अक्का की ओर देखे चल दी। उनकी ओर देख सकने का साहस जुटा नहीं पाई। सावित्री अक्का को जरूर लगा होगा कि सेठ ने उसको इनकार नहीं किया, बल्कि जैसे उसे ही झोंटा पकड़ नौकरी पर से बाहर कर दिया। जो औरत अनाज के कचरे में से उसके बच्चों के लिए घुघरी बनाने के लिए अन्न के दाने चुनकर लाती है, उसके कलेजे की लाचारगी और पीड़ा निश्चिंत ही उसकी छाती पर धसी अवमानना की कीलों से कम गहरी और छरछराहट पैदा करती हुई नहीं होंगी। लेकिन जानती है, यही औरत दिया बाती के समय अनाज की गोनियों के मुंह पर तागे दे जब झोंपड़ी में लौटेगी तो उसे हिम्मत न हारने की घुट्टी पिलाने उसकी खोली पर जरूर आएगी। झोंपड़ी पर पहुंची तो दोनों बच्चों को घर से नदारत पा क्षुब्ध मन की हताशा गुस्से खीज और चिड़चिड़ाहट में बदल गई।
उल्टे पांव उन्हें गली में खोजने लपकी। वे सड़क के किनारे गटर में धंसे हमजोलियों के साथ मछलियां पकड़ते दिखाई दिए। उन्हें लगभग घसीटते हुए खोली में लाई और लादी पर पटक मोगरी से पीटने लगी, मानो वह बच्चों की देह नहीं बल्कि उस मोटे सेठ की थुलथुल देह हो जिसने उन्हीं के चलते नौकरी पर रखने से इनकार कर दिया। जान बचाने को बिलबिलाते छटपटाते मुर्गों की भांति प्राण छूटते ही बेहरकत हुए वे बच्चे लादी पर सिसकते औंधे पड़े रहे, जैसे भयभीत हों कि उठकर बैठते ही अम्मा उन्हें फिर रेतने लगेगी। उन्हें निश्चेष्ट पड़ा देख वह गिलानी और क्षोभ से विगलित हो भुभु आकर रो पड़ी। क्या करे, कैसे जिए, कैसे इन्हें जिलाए। पिछले महीने जब उसका मन बहुत विचलित हो उठा, उसने तय कर लिया कि वह सावित्री अक्का से चिरौरी करेगी कि उसे कुछ पैसे किराए भाड़े के लिए उधार दे दे। वह बच्चों समेत गांव चली जाएगी। ससुराल में गुजर संभव नहीं, मायके में बड़े भाई हैं, उन्हीं के पास रहकर खेतों में मजूरी कर लेगी। मगर सावित्री अक्का ने उसे दीन दुनिया समझाई कि जो वह सोच रही है वह गांव में संभव नहीं। गांव की हालत तो यहाँ से भी बदतर है, मजूरी वह भी 2 पाव चावल पर। यहाँ तो फिर भी गनीमत है, देर सवेर कुछ न कुछ जुगाड़ हो जाएगा। यूं छिटपिट कुछ न कुछ वह कर ही रही। फिर भाई भी बाल बच्चे वाला है, महीने 2 महीने की बात हो तो सभी रिश्तेदारी निभाएंगे। लेकिन जब उन्हें अनुमान हो जाएगा कि वह सब परिवार हमेशा के लिए रोटी तोड़ने उनकी छाती पर आ बैठी है, तो पलक झपकते माया ममता खुले कपूर सी छू हो जाएगी। उसे सावित्री अक्का की बात व्यावहारिक लगी। अपने बारे में भी खूब सोचा तो पाया कि गांव जाने की इच्छा स्वयं उसकी भी नहीं, किंतु पता नहीं क्यों जब भी वह टूटने हारने लगती स्वयं को गांव के भरोसे ही भुलावा देने की कोशिश करती कि ऐसा नहीं है कि इस दुनिया जहान में उसका अपना कहने लायक कोई नहीं। उसने पाया कि मुल्क के भरम ने कई दफे उसे ताकत दी है और उसे समेटे रखा है। निकट जाने से यह भरम टूट सकता है और वह इस भरम को टूटने बिखरने नहीं देना चाहती। बच्चे लादी पर सुबकते सुबकते ही सो गए। छोटू को भी गुदड़ी पर थमकाकर वह उठ खड़ी हुई। जब तक वे सो रहे हैं वह भाकरी थाप ले, जैसे ही उठेंगे भूख भूख चिल्लाएंगे। दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं चित्रा मुदगल द्वारा लिखी हुई कहानी भूख खाप प्रथम भाग।